नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारतीय संविधान की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम भारतीय संविधान में आज पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, पिछले जो भी वीडियोज मैंने बनाया वो एक तरह से संविधान से ही जुड़े रहे, चाहे तो ऐतिहासिक महत्व की चर्चा की हो, चाहे तो हमने संविधान के जो मूल विशेषताएं उस पर चर्चा की हो, चाहे तो हमने ये चर्चा की हो कि कहाँ से संविधान के प्रावधान हमने बोरोइंग की है, उसके बाद कुछ हमने शेड्यूल्स के बारे में चर्चा कर दी है। आज हम एक तरह देखा जाए रियल में संविधान की प्रस्तावना से संविधान के जो चैप्टर है शुरू हो रहा है हम लोग। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, मैंने आपको बताया था, जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जब आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 1946 को ही, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक, ये मैंने आपको बताया। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, और इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ये मैंने आपको बताया था। तो इसमें बताने चाहता हूँ कि इसकी तीसरी बैठक हुई थी। तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव लाए। पंडित नेहरू जी ने एक उद्देशिका, ठीक, इसके लिए इसको उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव लाए। ठीक है, यही आगे चल करके भारत की प्रस्तावना, यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये आगे चलकर जब संविधान लागू हुआ तो ये उद्देशिका बनी। क्या बनी? उद्देशिका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। जो ये उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, यही जाकर के भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। और अब देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में पहले चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है? ये महत्व इसका ये है कि प्रस्तावना पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता है, कोई भी ये समझ सकता है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। इसीलिए नाम इसका रखा गया उद्देशिका। संविधान का मूल उद्देश्य क्या है? अभी वो सब क्या है मैं आपको रंग भरूंगा, बिल्कुल डॉटेड लाइन जो है वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत से जो संविधान के विशेषज्ञ थे उन्होंने इसकी व्याख्या की, जैसा कि एस.एन. पालकीवाला थे, बहुत बड़े संविधान निर्माता थे। एन ए पालकीवाला के संबंध, पालकीवाला, उन्होंने कहा कि ये संविधान का परिचय पत्र है। संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, जैसे आप किसी को इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो क्या करेंगे? उसका परिचय पत्र देखेंगे। अनजान कोई व्यक्ति है, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो क्या? तो ये एक तरीके का उनका मानना था कि ये संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये करते थे। उसके अलावा और भी, जैसा कि एक पंडित ठाकुरदास भार्गव थे जो संविधान सभा के साथ थे, उन्होंने इसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। देखिए, कभी पेपर में आ जाए ना कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, अगर नॉर्मल ऐसे आ जाए तो आप लिखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है, लेकिन अगर ये आ जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा, तो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। अगर नॉर्मल प्रश्न कभी आ जाता है, इससे आवश्यकता है कि संविधान की आत्मा क्या है, तो प्रस्तावना है। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना लाने का मूल उद्देश्य क्या था कि हमें एक तरीके से ये निश्चित कर लेना था कि हमारा संविधान आगे जाकर के
एक तरीके से रोड मैप तैयार हो गया पूरा कि हमारे संविधान के जो उद्देश्य क्या होंगे वो हम आपको यहीं पर दिखा दे रहे हैं। एक तरीके से एक आईना है। क्या है? एक आईना। ये इसको समझना बहुत जरूरी है। प्रस्तावना जो है ना, ये संविधान का आईना है। इसको संविधान का आईना भी कहा जाता है। संविधान का आईना, ये आईना, ठीक है। ये एक तरह से संविधान की कुंजी है। संविधान रूपी जो एक पूरा दरवाजा है, अगर आप उसे खोलना चाहते हैं तो आपकी इस कुंजी को जरूरत पड़ेगी। संविधान रूपी एक कुंजी। ये प्रस्तावना क्या है? कुंजी है। ठीक, ये भी बोल देते। सबने अपने अलग अलग व्याख्या दी है, तो मैं आपको अभी इसको समझाऊंगा, तो आप अपने से व्याख्या निकाल लीजिए इसको क्या कहा जाए। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि संविधान की अगर हम प्रस्तावना पढ़ लेते हैं तो इसके बाद हमें ये पता चल जाता है कि हमारे संविधान निर्माता एक तरीके से उनका मूल उद्देश्य क्या था। वो चाहते क्या था कि हम भारत को, भारतीय लोगों को किस तरह का संविधान देना चाहते हैं। ये अगर आप जानना चाहते हैं तो बस आपको प्रस्तावना पढ़ लेने की जरूरत है, और अगर समझ रखते हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे। भारतीय लोगों को संविधान का एक परिचय देना था, ये ठीक है, परिचय देना था। ये संविधान की कुंजी है, संविधान की आत्मा है, संविधान का आईन है, संविधान का एक तरीके से पूरा सार भी कह सकते हैं संविधान का। बस आप ये समझ लीजिए, बाद में जो संविधान बना इसी की पूरा व्याख्या कर दी गई। संविधान का संक्षेप रूप भी कह सकते हैं इसे, संक्षेप रूप भी कह सकते हैं। ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है। जो अगर आपको जैसे नेपाली की वाला की बात याद है, एक आध बार पूछा गया था कि किसने संविधान का परिचय पत्र कहा, तो ये संविधान के। उसके बाद किसने आत्मा कहा, तो आप कभी पूछा नहीं जा सकता है। सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने कहा था, ठीक है। तो अलग अलग संविधान जो विशेषज्ञ थे उन्होंने प्रस्तावना को अपने हिसाब से परिभाषित किया है। अब हम जब संविधान के जब उद्देश्य को पढ़ेंगे, संविधान की जो प्रस्तावना थी ये क्या थी, तब हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि संविधान का मतलब क्या है। ठीक है, तो प्रस्तावना का मतलब क्या? देखिए, प्रस्तावना अगर आपको याद हो, अक्सर प्रस्तावना को कई बार अगर आपको याद हो, मुझे भी पूरी तरीके प्रस्तावना कुछ पॉइंट नहीं याद है, नहीं तो जैसे मैं एक बार बोलने की कोशिश करता हूँ बिना देखे हो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभ्यक्त विश्वास और स्वतंत्रता की उपासना प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने हेतु, साथ में यहीं पर मुझको जा करके ना व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के 26 नवंबर 1949 को तत्दा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर दी। तो मैं एक बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ खुद से, तो मुझको थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर आपको याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर रट जाए तो एकदम रटिए, तो उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथात्मक गणराज्य बनाने तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभ्यक्त विश्वास उपासना और अवसर की क्षमता, विचार अभ्यक्त विश्वास और प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता बढ़ाने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने हेतु 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं भी कई बार लड़खड़ा जाता हूँ, तो मैं एक एक शब्द लिखना शुरू करता हूँ और आपको एक एक शब्द को समझाता हूँ। ठीक है, चलिए। तो देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है वो शुरू होती है, पहले पूरी लिख ही देता हूँ बढ़िया सा। मैं चाहूँ तो देखिए आपको पीडीएफ दे देता हूँ, लेकिन मुझे पीडीएफ ये सबसे पढ़ाने में मजा नहीं आता, मैं खुद से ही लिखना और पढ़ना। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष
समाज लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है, कमा, ठीक है, उसके बाद विचार, अव्यक्त, विश्वास, यहाँ पे गलत हो गया, विचार, अव्यक्त, विश्वास, सॉरी यहाँ पे धर्म है, क्या यहाँ पर विचार, अव्यक्त, धर्म, विश्वास, ठीक है, व उपासना की स्वतंत्रता। मैं क्यों लिख रहा हूँ, विचार, अव्यक्त, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और अवसर की समता, प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ठीक, तथा व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता, ठीक है, बढ़ाने हेतु तथा अखंडता, एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने हेतु, सुनिश्चित करने हेतु अपनी सुनिश्चित करने वाली हेतु बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को तथ्यता द्वारा, ठीक, इस संविधान तत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं, देखिए, आत्मार्पित करते हैं। ये तो हो गई संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, ये तो मैंने पूरी प्रस्तावना लिख दी। कुछ चीजें मुझे याद है, कहीं भूल जाता तो मैंने इसको देख भी लिया। अब मैं इसकी एक एक की आपको व्याख्या बताता हूँ क्या है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ से हमने ये संविधान हमने कर लिया। तो देखिए, सबसे पहली बात आती, हम भारत के लोग, क्या लिखा है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। देखिए, इसका मतलब ये है कि हम भारत के लोग नहीं, इतने का मतलब, इसका मतलब ये कि भारत जो संविधान की शक्ति का स्रोत, मतलब
संविधान की शक्ति का जो स्रोत है वो भारत के लोगों में निहित है, वो भारत के लोगों में निहित है, लोगों में निहित। कैसे जी भाई निहित है? देखिए हम क्या करते हैं, इलेक्शन पर प्रत्येक 5 वर्ष में इलेक्शन होता है, ठीक है। इलेक्शन के माध्यम से हम अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, निधि चुनते हैं, ठीक है। उन्हें अधिकार देते हैं कि आप हम पर रूल करो। तो इसका मतलब ये जो ठीक है, उन्हें हम अधिकार देते हैं कि हम पर रूल करो आप, ठीक है। तो अब संविधान में क्या परिवर्तन करना है, कैसे देश को चलाना है, ये यही लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो संविधान में जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो हम भारत के लोगों से शक्ति का स्रोत होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। थोड़ा सा यहाँ भाई डायरेक्ट जनता शासन करती नहीं है अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये यहाँ पे इलेक्शन के माध्यम से जो हम प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, वो हमारे लिए जो कानून बनाते हैं, वही जो शक्ति हम उनको कानून बनाने की जो शक्ति दी गई है, इस संविधान के माध्यम से हम उन्हें देते हैं। और संविधान में ये कहा जाए, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न, ठीक है, कि हम भारत को जो संविधान की शक्ति का स्रोत है वो भारत के लोगों में निहित है। इसका सीधा सा फैक्ट आंसर ये, ठीक है। फिर देखिए अलग अलग व्याख्या, भाई हम जनता को चुनाव के द्वारा प्रतिनिधि चुनते हैं, उनको शक्ति देते हैं, ये हो गया। वो जैसा भी फैसला करते हैं 5 साल तक हम उन्हें स्वीकार करते हैं, तो ये हो गया। तो हम भारत के लोग, संविधान की जो शक्ति का स्रोत है वो भारत के लोगों में निहित है, ताकि लोकतंत्र कायम की। जिसके यहीं से तो लोकतंत्र की आधारशिला ही तैयार हो रही। लोकतंत्र की पहली ईंट भी आप कह सकते हैं, पहली ईंट यही है, हम भारत के लोग जो शक्ति का स्रोत है, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद दूसरा आता है हमारा, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। देखिए ये शब्द, देखिए ये देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है, प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब होता है कि भारत अपने सभी मामलों में निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है, मामलों में अपने हितों के अनुरूप निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है, निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। देखिए एक शब्द आपको बताऊंगा, संप्रभुता। संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब होता है कि हम बाहर से ना तो कोई दबाव हम पे बना सकता है किसी निर्णय के लिए, ठीक है, कि अमेरिका बोले कि नहीं आपको ये करना है। जब संप्रभुता हमारी तब होती जब हम अपने फैसले लेने के लिए बिना किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बाह्य या आंतरिक दबाव में रहते हैं, स्वतंत्र होकर कोई निर्णय लेते हैं। इसे ही कहा जाता है संप्रभु देश। भारत एक संप्रभु देश है, ठीक है। वहीं से आया प्रभुत्व संपन्न, कि हम अपने सभी निर्णय को लेने के लिए, अपने हितों के अनुरूप निर्णय को लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। हम ना तो हम किसी देश के डर से, दबाव से हम अपने फैसले बदलने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब ये कि कोई भी बाहरी ताकत हमारे निर्णयों को बदलने के लिए हमें बाध्य नहीं कर सकती। ये देखिए, ये अब बेसिकली इसका आधार मैं बताता हूँ। देखिए जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक, 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय पूरी दुनिया 2 भागों में बटी थी। एक यूएसए के द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था कुछ साल पहले, ठीक है, और एक यूएसएसआर की। तो अब हमारे पास विकल्प था कि हम यूएसए की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएं या यूएसएसआर की जो समाजवादी आर्थिक नीति या साम्यवादी आर्थिक नीति कह सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने सोचा, खासतौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी,
हम इन दोनों में से किसी की तरफ नहीं रहेंगे, हम रहेंगे अपनी तरफ रहेंगे। तभी उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी चलाया था। तो इसका मतलब ये था, यहाँ जोड़ देने से पूरी दुनिया को ये संदेश चला गया कि भारत किसी भी गुट में, जो है पहले बहुत ज्यादा दबाव था उस समय जब देश आजाद हुआ था, ये कह रहा था हमारी तरफ आओ, ये कह रहे थे हमारी तरफ आओ। तो संविधान में ये प्रावधान डाला गया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, कोई भी बाहरी शक्ति हमारे जो निर्णयों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अक्सर आप देखते होंगे कि कोई मान लीजिए बाहरी हस्तक्षेप होता है तो सरकार की तरफ स्टेटमेंट आता है कि भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है, में हस्तक्षेप नहीं कोई कर सकता है। यही बात है कि भारत अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र है, वो जिधर रहना चाहे रहे, कोई उसे मतलब बाध्य नहीं कर सकता। बस इतना, कोई भी बाहरी शक्ति उसको अपने निर्णय बदलने की बाध्य नहीं कर सकती। ये होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम पूरी तरीके से अपने संप्रभुता को लेकर के संपन्न है, हमें किसी की बाहरी जरूरत नहीं है। बाहर में कोई हमारी निर्भरता नहीं है। ये अलग बात, वही मित्रता होगी, हम फैसले लेंगे, सबके हितों को ध्यान रखेंगे, ये अलग केस होता है। लेकिन कोई हमें बाध्यकारी रूप से हमारे निर्णय को, हितों को प्रभावित नहीं कर सकता, फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकता। बात ये होता है कि प्रभुत्व संपन्न, पूरी तरह से हम प्रभुत्व संप्रभु देश। अब देखिए, अब अगला शब्द आता है, ये हो गया प्रभुत्व। अब आता है समाजवादी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये तीन शब्द पहले मैं बताऊंगा एक एक करके आपको। देखिए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, इस वाले शब्द को अभी हम छोड़ देते हैं। देखिए, भारत अखंडता यहाँ थोड़ा रख देता हूँ मैं आपको, ठीक है। भारतीय संविधान के जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने किया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, उन्होंने इसमें बहुत सारे, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन में ना बहुत सारे संविधान में संशोधन हुए थे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्हीं संशोधनों में से एक था कि प्रस्तावना में ये तीन शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और साथ में अखंडता, ये नहीं अखंडता जोड़े गए थे, ये तीन शब्द इसमें जोड़े गए थे। एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, 42वें संविधान। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, पूछा गया है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, उसके माध्यम से कौन से जोड़ेंगे, तो तीन शब्द जोड़ेंगे, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और साथ में अखंडता। तो देखिए, तो हम पहले अभी चर्चा करेंगे समाजवादी की और पंथनिरपेक्ष, इन दोनों की चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि एक एक शब्द का इसका मतलब बहुत समझे, पूरी हमें प्रस्तावना के एक एक शब्द बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। तो हम बात करेंगे समाजवादी का। देखिए, पहले समाजवादी, समाजवादी का मतलब होता है एक आर्थिक नीति थी, आर्थिक नीति, ठीक है। आर्थिक नीति, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं उसको, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये बेसिकली रूस में बहुत ज्यादा उस समय चर्चा में थी। रूस में इसी आर्थिक नीति को अपनाया था, इसी आर्थिक नीति को अपनाया था। इसमें क्या होता है कि जो उत्पादन व वितरण, कि हमारा जो भी उत्पादन होगा, ठीक है, जो भी हम सामान देश के अंदर बनाएंगे, जो भी हम उत्पादन करेंगे, ये सब सरकारी होगा, सरकार के अंदर में होगा, सरकार के अंदर में होगा, सरकार के बेसिकली नियंत्रण में होगा। इसमें होगा नियंत्रण में होगा। निजी उद्योग यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते, निजी उद्योगों को कोई अधिकार नहीं होगा। तो बेसिकली जब हम देखिए इसको कह देते कि बिल्कुल नहीं उद्योग रहेगा या बहुत कम से कम होगा, तब ये समाजवादी होता है, कम से कम। अगर बिल्कुल जीरो कर दोगे तो ये साम्यवादी हो जाता है ना। तो ये नहीं, ये वाली स्थिति समाजवादी। तो ये आर्थिक नीति जो बताती है उत्पादन एवं वितरण पे सरकार का नियंत्रण होगा,
किसी भी निजी उद्योग का नियंत्रण नहीं होगा। इसको एक और अच्छे समझ सकते हैं कि संसाधनों के समान वितरण की एक व्यवस्था है ये समाजवादी आर्थिक नीति। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है कि भाई सब कुछ सरकार के अंडर में होगा, तो लोगों को मुफ्त में राशन मिल सकेगा, मुफ्त में मदद मिल सकेगी, मुफ्त में दवाई मिल सकेगी, ठीक है, कम से कम पैसे में शिक्षा मिल सकेगी, उसके साथ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेगी, सड़क उपलब्ध हो सकेगी, जिसका जनता को कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर उद्योग लगाया जाएगा तो फिर उद्योग तो फिर लाभ के लिए होता ही है। तो सामाजिक समाजवादी आर्थिक नीति ये उत्पादन और वितरण को सरकार के नियंत्रण में रखती है, ये बात को ध्यान रखना है। इसका मतलब संसाधनों का वितरण जो है वो सरकार द्वारा किया जाएगा कि भाई गरीबों को हम ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाएं, अमीरों से अधिक टैक्स ले लें। ये एक तरह से समाजवादी आर्थिक नीति है हमारी, ठीक है। आज की समय जो अर्थव्यवस्था तो निश्चित है समाजवादी प्लस निजी दोनों मिली जुली अर्थव्यवस्था, लेकिन ये समाजवादी का प्रॉपर अर्थ होता है, ये समझना है हमको। ये ऐसा नहीं देश पहले समाजवादी नहीं था, 1976 के पहले भी देश समाजवादी था, देश में कल्याणकारी नीतियां चल रही थी, ज्यादातर उत्पादन और वितरण पर सरकार का ही नियंत्रण था 1991 में। लेकिन ये सब जोड़ करके इंदिरा गांधी जी सरकार ने ये दिखा दिया, मतलब कि जैसे कि अभी आप मान लीजिए कोई चीज जानते हैं कि ये मतलब ये काम इन्होंने किया है, फिर बाद में उसको आप कहीं लिखित रूप में दे दे कि भाई ये काम इन्होंने किया है, तो ज्यादा डॉक्यूमेंटेड हो जाता। तो ये लिख जाने के बाद एक विश्वास मजबूत हो गया समाजवादी आर्थिक नीति की तरफ। खास तौर से जहां तक मुझे लगता है, देखिए ये रूस से प्रभावित थी, रूस से की नीति है। रूस ने हमारी 1971 में बहुत मदद की थी, तो इंदिरा गांधी जी ने ये दिखाने के लिए पूरी दुनिया को कि हम रूस की तरफ झुके हुए हैं, रूस की आर्थिक क्रांति से ज्यादा प्रभावित है, तो समाजवादी सब जुड़ी। मेरा एक सोचना ऐसा है क्योंकि 1971 की बाद जो है रूस के हमारे रिश्ते और बहुत मजबूत हो चुके थे, और उसकी समाजवादी नीति को मैंने पहले वीडियो में बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बहुत ज्यादा इस नीति से प्रभावित थे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हो गया समाजवादी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या होता है, ये लोगों को तो बहुत ही कंफ्यूज रहता है। पंथ निरपेक्ष, देखिए पंथ निरपेक्षता क्या होती है, एक होता है देखिए धर्म, ठीक है ना, और एक होता है पंथ, ठीक है। धर्म जो होता है वो एक तरीके से समुच्चय होता है। क्या होता है, समुच्चय होता है किसका, बहुत सारे नैतिक मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का समुच्चय होता है ये। बहुत सारे जो एक तरीके से हम मानक स्थापित करने किसी भी चीज को लेकर के, ठीक है, तो ये बहुत सारे धर्म के नैतिक मूल्यों का एक समुच्चय होता है कि बहुत सारे जो सेट है, बहुत सारे जो नीतियां हैं हमारी, ठीक है ना, तो उनका एक तरीके से कि हम उसका पालन करते हैं। धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म एक तरीके से हमने अपने से बना लिए हैं, लेकिन धर्म का मतलब ये होता है कि नैतिक मूल्य का एक पूरा जो पैकेट है वो हमारे पास है, नैतिक मूल्य विचारों का एक पैकेट है। हिंदू मुस्लिम एक मान्यता है, धर्म तो होता है बेसिकली धारण किया जाता है। धर्म जो है धारण, ये धारण करने की चीज है कि हम जिसकी आत्मा हमारी की जाती है, ठीक है, हमारी आत्मा जो है वो किन अच्छे विचारों को अपनाती है, वही हमारे लिए धर्म हो जाता है, ठीक है। पंथ जो होता है इन नैतिक मूल्यों का पालन करने का तरीका होता है, पालन करने का मार्ग होता है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग तरीके से हो जाते हैं, कोई पूजा करके बताता है, कोई नमाज करके जाता है, तो मतलब पंथ, और पंथ मतलब होता है बेसिकली मार्ग, मार्ग से इन मार्गों का अनुसरण करके आप धर्म की नीतियों का पालन करते हैं। तो जैसा कि मान लो जो हिंदू सिख मुस्लिम ये जानते क्या है, ये एक तरीके से अपनी आस्था को, अपने जो किसी भाई सब कोई मानता है कि कोई एक यूनिवर्स में एक ऊर्जा है जिसे हम हिंदू के रूप में भगवान मानते हैं, मुस्लिम लोग हैं तो उसको उनको भाई अल्लाह मानते हैं, सिख वाहिगुरु मानते हैं। तो एक ऊर्जा है जो हमारी सुरक्षा करती है, जो हम इस पूरी धरती को चला रही है।
तो उन ऊर्जा उन भगवान को खुश करने के लिए, उन भगवान को के प्रति हम अपनी आस्था को प्रदर्शित करने के लिए जिस पंथ का अनुसरण करते हैं और अनुसरण करने के बाद जिन नीतियों का पालन करते हैं वही धर्म हो जाता है। ये होता है धर्म। लेकिन अभी भी लोग मतलब आपस में लड़ते हैं, वो अलग बात है। जो मैं आपको पंथ निरपेक्षता बता दिया, तो ये तो हो गया पंथ। अब पंथ निरपेक्षता क्या होती है? देखिए, पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है दो चीजें। एक मान लीजिए है ये, मान लीजिए कोई एक ये राज्य है, ठीक है ना, राज्य सरकार है, ठीक है, और ये अलग है, मान लीजिए हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, कोई भी है, ठीक है। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि भारत देश का नागरिक किसी भी धर्म का आचरण कर सकता है। मैं आपको जब मूल अधिकार बताऊंगा तो बताऊंगा कि धर्म की स्वतंत्रता किस तरीके से है। तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अपना कोई धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होना ही पंथ निरपेक्षता है, होना ही राज्य की पंथ निरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है। राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा। राज्य जो मतलब सरकार से मतलब है, राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा, धर्मों का सम्मान करेगा, लेकिन राज्य का मूल रूप से पंथ निरपेक्ष होगा। राज्य मूल रूप से क्या होगा? पंथ निरपेक्ष होगा, निरपेक्ष होगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करेगा। ये नहीं कि हिंदू के साथ तो ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा भाव ले रहे नहीं। राज्य सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करेगा, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ पे एक कंफ्यूजन और होता है, तो क्या राज्य धर्म से दूरी बना के रखता? नहीं, राज्य धर्म से समान दूरी बना के रखता है। यहाँ पे देखिए, पंथ निरपेक्षता में राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाकर रखता है, सामान्य स्थिति में, ठीक है। लेकिन जरूरत पड़ने पर वो धार्मिक मामलों पर हस्तक्षेप भी कर देता है, धार्मिक मामलों पर हस्तक्षेप भी कर सकता है। मुझे कैसे हस्तक्षेप भी कर सकता है? कैसे? अगर दो धर्मों के बीच लड़ाई हो जाएगी तो क्या राज्य वहां जाएगी नहीं? क्या पुलिस जाएगी नहीं शांत कराने? या कोई ऐसी बात हो जाए जहाँ के राज्य की जरूरत है, कई बार तो राज्य धर्म के नाम पे आपको मदद भी करती है कि आप सब्सिडी तक देती रही है, तो उसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन राज्य अपना कोई धर्म नहीं होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय धर्म हो हिंदू, ऐसा कुछ नहीं होगा, या मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी धर्म को कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का अपनी आस्था के अनुसार पालन करने के लिए स्वतंत्र है। मैं यहाँ थोड़ा सा एक चीज और आपको बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में आमतौर पे लोग को पता नहीं होता, पाकिस्तान का नाम है इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। वहां का राज धर्म जो है, राष्ट्रीय धर्म है, वो मतलब इस्लाम है, ठीक है, इसीलिए माना गया। अफगानिस्तान का नाम भी इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान है। ईरान का भी अपना एक धर्म है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे धार्मिक कट्टरता बहुत ज्यादा है कि एक धर्म को दूसरे धर्म पर डोमिनेट करने की कोशिश की जाती है। आपको पता है कि शायद ना पता हो कि कोई भी नॉन मुस्लिम पाकिस्तान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, लेकिन भारत में देखिए कोई किसी भी धर्म का बन सकता है। तो भारत में जो धर्म को लेकर के एक उदार स्वरूप सामने है, और पाकिस्तान में जो है उसका एक कह सकते हैं संकीर्ण स्वरूप होता है। तो जब पंथ निरपेक्ष, भारतीय जब पंथ निरपेक्षता की आप बात करेंगे तो धर्म के एक उदार स्वरूप की बात होती है। इसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, लेकिन राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। इसीलिए भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। और थोड़ा मैंने आपको पंथ और धर्म के बारे में अंतर को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। तो मैंने इस चीज को बता दिया आपको, मेरा उसमें पार्ट में भाग नहीं था, ठीक है। ये हस्तक्षेप लिखा हुआ था, ठीक है ना। ये हो गया भाई
अंतर्निहित बीज था। अब आते हम बात करेंगे, फिर क्या था हमारा लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये देखते सब, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्र तो पता ही, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, ठीक है, लोगों द्वारा चुनी गई सत्ता। लोकतंत्र का तो मतलब यही होता है उसी लोग, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, वो तो हमेशा याद ही रहता है सबको, ठीक है। तो लोकतांत्रिक का मतलब जो होता है ना, भारत में लोकतंत्र जो है ये उदार लोकतंत्र है, उदार लोकतंत्र का स्वरूप है, ठीक है। और साथ में ये दो लोकतंत्र के दो स्वरूप होते हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष, पहले लोकतंत्र समझ के लोकतंत्र करना। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है जनता सीधे शासन करती है, जनता सीधे शासन करती है, तो ये तो संभव ही नहीं, कोई छोटा देश हो जहाँ हजार ही जनसंख्या हो तो शायद संभव नहीं, तो संभव नहीं। भारत में कैसा लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ध्यान रखना है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसमें क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, यहाँ पे प्रतिनिधि चुनती है, ठीक है, चुनती है और शासन करती है, और ये प्रतिनिधि शासन व्यवस्था चलाते हैं, प्रतिनिधि शासन व्यवस्था चलाते हैं, शासन व्यवस्था चलाते हैं। आज भी देखिए सांसद विधायक चुने जाते हैं, तो यही है, ठीक है। थोड़ा मैं आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र की थोड़ा सा बता देता हूँ, कई बार पेपर में आ जाता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र के अंतर्गत। पहला आता है कि इसमें होता है कि पहचान होती परिप्रेक्षा, जिसको बोलते हैं रेफरेंडम, रेफरेंडम, ठीक है, परिप्रेक्षा बोल देते हैं, रेफरेंडम कराना, ठीक है। और साथ में राइट टू रिकॉल, वापस बुलाना, रिकॉल, राइट टू रिकॉल, इसके लिए वापस बुलाना। कभी आपको आ जाए ना ये चीज, इसके फीचर्स हैं, तो आप इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। और साथ में जनमत संग्रह, जनमत संग्रह मतलब किसी मामले में जैसे रेफरेंडम करा दिया, लोगों को बुला करके फैसला ले लिया, उसके बाद मान लीजिए सब लोग मिलके बैठे और कोई अच्छा नहीं काम करा, उसको वापस बुला लिया और जनमत संग्रह करा लिया, मतलब किसी भी मामले पे जनमत संग्रह करा लेना। जैसे हमने जूनागढ़ को जब शामिल कराया था तो जनमत संग्रह कराया था। ये लोकतंत्र भारत में संभव ही नहीं, 142 करोड़ की पॉपुलेशन में इसको आप बुलाते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये भारत में संभव नहीं, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया क्योंकि हो सकता है कि कभी मान लीजिए कि पूछ रहे थे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की क्या, तो आप रेफरेंडम, राइट टू रिकॉल और जनमत संग्रह, ये तीनों जो है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की पहचान होती है। भारत में जो है ना वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसमें कि जनता वयस्क मताधिकार द्वारा, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रणाली है जिसमें वयस्क मताधिकार के द्वारा, वयस्क मताधिकार के द्वारा क्या किया जाता है, शासन व्यवस्था का संचालन, शासन व्यवस्था का संचालन होता है। ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने लोकतंत्र आपको बताया, अब लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है, ठीक है। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब होता है, बस इतना ध्यान रखना है, गणराज्य का मतलब होता है यहाँ पर शासक, यहाँ शासन करना
वाले वंशानुगत नहीं होगा, कभी होगा। मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री का बेटा पीएम बन गया, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बन गया, ये नहीं होगा कभी। ये होती है प्रेसिडेंट, ठीक है, ये कभी नहीं होगा। इसको मैं रेड से मार्क कर दे रहा हूँ, ये नहीं होगा कभी। मतलब ये एक बार प्रश्न भी आया था कि भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो उसकी क्या प्रिपेयर है। तो जो आंसर यूपीएससी ने माना तो यही माना था कि यहाँ पे शासक वंशानुगत नहीं होगा, यही आंसर ही माना था, वंशानुगत नहीं होगा। प्रॉपर चुनाव होंगे, जनता जिसे चुने चाहेगी, 5 साल में इलेक्शन कराए जाएंगे, जनता जिसे भी सत्ता की चाबी या बागडोर सौंपना चाहेगी समझ जाएगी। देखिए जैसा कि मुख्यमंत्री होता है तो मुख्यमंत्री डायरेक्ट तो इलेक्शन होता नहीं, वो विधायक बन के आता है और फिर बाद में जो विधायक दल का नेता होता है चुन लेते, तो कहीं ना कहीं जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के बीच से ही आया ना। इस तरह प्रधानमंत्री कौन है, देखिए प्रधानमंत्री खुद लोकसभा का चुनाव लड़ते, ठीक है, प्रधानमंत्री के को 272 से ज्यादा सांसदों ने समर्थन कर रखा है लोकसभा में। ये लोकसभा के सांसद किससे चुन के आते हैं, जनता द्वारा। तो इसीलिए भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य, ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री के पिताजी के प्रधानमंत्री थे और ये भी उनको सत्ता सौंप के चले गए, ऐसा तो है नहीं ना। तो इसी तरह लोकतांत्रिक गणराज्य लोगों द्वारा चुना गया शासक ही यहाँ पे शासन व्यवस्था को संचालित करता है, इसीलिए भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य। बस इतना जरूर है आपको ध्यान रखना कि बस शासन को जो होगा ना वंशानुगत नहीं होगा, बस ये बात ध्यान रखना है। अब देखिए अब कौन सा, हाँ ठीक है, हमने इसको इसको व्याख्या कर दी, समझना इसको। अब आ जाओगी इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। ये पूछा था किस किस न्याय की बात की गई, तो देखिए सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय। पहली बात तो 3 तरीके की न्याय, प्रश्न ये आएगा कितने तरीके की न्याय है, 3 तरीके की, 3 तरीकों की न्याय की बात, ये प्रश्न आ सकता है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और साथ में राजनीतिक। अब देखिए सामाजिक न्याय क्या होता है, सामाजिक न्याय क्या होता है। देखिए भारत में भारत विविधतापूर्ण देश है, अनेक जाति धर्म है यहाँ पे, ठीक है, अनेक जाति और धर्म के लोग हैं, ठीक है। तो कुछ जाति के लोगों का विकास ज्यादा हुआ, जिन्हें बेसिकली आज हम सवर्ण बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कुछ जातियों का विकास नहीं हो पाया, जिन्हें हम पिछड़ा बोलते हैं, बैकवर्ड, ठीक है ना। तो अब ये कैसे आए, देखिए मैं आपको एक फिगर से बताता हूँ। ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि एक ये दीवार है ऊंची, क्या है, दीवार है, और इधर क्या हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट ऐसे नहीं, मान लेते हैं ये एक दीवार है, ठीक है ना, दीवार है, ठीक। इधर क्या है, एक बहुत सारा, इसमें मान लेते कोई भी चीज है, मान लीजिए कि इधर खाद्यान्न रखा है, कुछ भी रखा है, ठीक है, खाद्यान्न रखा हुआ। अब क्या है कि 2 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, एक ये इतना लंबा है, पूरा 7 फीट का है, ठीक, ये गया, ये दीवार पे चढ़ा और ये लेकर के खाद्यान्न लेकर के अपने घर चला, ठीक है ना, ठीक है। एक दूसरा व्यक्ति है जो इतना ही बड़ा है, कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। अब ये इधर दीवार में कैसे चढ़ेगा ये, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या किया, सामाजिक न्याय तभी हो सकता है कि ये भी तो खाद्यान्न को ले सके,
तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको एक छोटी सी सीढ़ी प्रोवाइड करा दी। क्या दे दी, एक नीचे से एक आधार दे दिया सीढ़ी की, ये यहाँ पर भी खड़ा होकर के और ये चढ़ के जाए और अपना ले आए। फिर इसको समझते हैं, इसको ऐसे कम समझ में आता है, इसको ऐसे समझा जाता है कि मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है ना, क्रिकेट मैच चल रहा है। अब ये ऊंची ऊंची दीवार, मान लीजिए 5 फीट की दीवार है, तो एक आदमी जो 5 फीट का है वो तो यहाँ पे देख लेगा, लेकिन जो 3 फीट का वो कैसे देख पाएगा, तो उसको हमने 2 फीट की एक नीचे से आधार दे दिया ताकि ये भी मैच को देख सके। बस एक बताने का तरीका है, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं, देखिए सभी को हमने समान आधार दे दिया 3 फीट वाले को, तो इसको बोलते हैं इक्वेलिटी। इक्वेलिटी, बस समानता दे दी, आप समझाओ, देखो छोटे हो बड़े हो, लेकिन अगर हम ये दे दिए ना, इसको बोलते हैं इक्विटी, समता, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया। तो जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की हम जब बात करेंगे ना, कि जिन बेसिकली इसको आप आरक्षण से समझिए, सामाजिक न्याय तो ज्यादा अच्छा समझिए। सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज में सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व हो सके, समाज में सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके, इसीलिए पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया, पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया, वो यहीं से निकल के आया, आरक्षण दिया गया है, वो यहीं से निकल करके आया है कि जिनका जन प्रतिनिधित्व नहीं है, सिविल सर्विस में नहीं है, राजनीति में नहीं है, देश की उनकी भी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। इसीलिए देखिए आपको रिजर्वेशन देखिए किसे किसे है, एससी को मिला है, एसटी को मिला है, ओबीसी को मिला है, ये तो रिजर्वेशन हो गया इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कहीं कहीं महिलाओं का रिजर्वेशन दिया गया है, दिव्यांगों का दिया गया है, हैंडीकैप्ड का दिया गया है, कहीं कहीं पर तो थर्ड जेंडर को भी दिया गया है, थर्ड जेंडर को भी दिया गया है। तो ये सामाजिक न्याय की परिकल्पना है कि सभी को समाज में जो देश की नीतियां हैं, देश का जो एक तरीके से देश संचालन में सभी वर्गों की समान भूमिका हो, इसके लिए हम सामाजिक न्याय करते हैं। यहीं से आरक्षण की कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। ये तो हो गया सामाजिक न्याय। यही एक शब्द आता है सामाजिक संरक्षण, मैं बोल के दिखाते रहा हूँ। सामाजिक संरक्षण में होता है जो संवेदनशील ग्रुप है उनको सरकार द्वारा आर्थिक मदद की जाना या कोई इस तरह की मदद की जाना, जैसे पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन, वो सामाजिक संरक्षण होता है, ये सामाजिक न्याय है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है, कई बार लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। अब आते हैं आर्थिक न्याय। देखिए आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस। आप ये तो मानते हैं कि देश में कुछ लोगों के पास, देश में एक रिकॉर्ड बता रहा हूँ, शीर्ष 1% लोगों के पास कुल संसाधनों का, लोगों के पास कुल संसाधनों का 40% है, संसाधनों का 40% है, और देश के निचले 50% लोगों के पास डाटा है, ये के पास केवल 3% संसाधन है, 3% संसाधन है। अब बताइए ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में होगा ये कि ये लोगों का जीवन स्तर तो बहुत अच्छा रहेगा और ये लोगों का स्तर बहुत नीचे रहेगा, जिससे हमले हो सकते हैं इनके ऊपर, चोरी डकैती ये सब घटनाएं बढ़ सकती हैं। तो ये न्याय कैसे हो, इसके लिए प्रावधान है ये आर्थिक न्याय। इसके लिए बड़े लोगों पर अधिक से अधिक टैक्स लगाया जाए और कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से इन लोगों तक कुछ संसाधन और अधिक पहुंचाए जाए, यही होता है आर्थिक न्याय। तो जो एक तरीके से समाजवादी जो नीति थी वो यही थी कि संसाधनों पर या उत्पादन और वितरण पर सरकार नियंत्रण रखे और अधिक से अधिक उत्पादन का लाभ इन लोगों तक पहुंचाए, ये है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सुनिश्चित हो सके। बस अब इतने नहीं, यही जो आर्थिक न्याय जो मैं आपको बताऊंगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तब बताऊंगा कि आर्थिक न्याय की अवधारणा को सुनिश्चित करने के लिए ही जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक न्याय का मतलब एक तरह बंद इसमें किया गया प्रस्ताव में। ठीक, उसके बाद फिर आर्थिक राजनैतिक न्याय, देखिए कौन सा राजनैतिक न्याय, मतलब कि देश की जो संचालन व्यवस्था है उसमें भी सभी लोगों, सभी वर्गों की भागीदारी को सुनिश्चित की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इसीलिए लोकसभा में, राज्यों की विधानसभा में, पंचायतों में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए लोकसभा में SC ST और साथ में अभी अभी ये पारित हुआ महिलाओं का, वुमेन्स का 33% रिजर्वेशन सुनिश्चित किया गया। ठीक है ना, ये तो अभी लागू नहीं हुआ, लागू मतलब कर दिया गया, अभी कुछ दिन पहले हुआ। उसके बाद विधानसभा में देखिए SC ST का रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है ना, अब तो महिलाओं का भी हो जाएगा इसमें भी 33%, अगर विधानसभा चाहेगी तो अभी ठीक है। उसके बाद पंचायत में SC ST OBC महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया। ठीक ना, क्यों दिया गया है? क्योंकि भाई हम राजनीतिक न्याय हमारी जो प्रस्तावना में दिया गया तभी तो सुनिश्चित होगा ना, कि हम SC की भागीदारी सुनिश्चित करें, ST की भी करें, OBC की भी करें, महिलाओं को भी करें, तो ही तो जाके राजनीतिक न्याय होगा। नहीं तो कुछ ही लोग जो उच्च वर्ग के हैं वही शासन करते रहेंगे तो राजनीतिक न्याय कहाँ से हो पाएगा? जब ये लोग रहेंगे तभी तो इन लोगों की हितों की नीतियां बनना आसान होगा, नहीं तो इनकी कोई बात ही नहीं उठाएगा। फिर ये हो गया राजनीतिक न्याय। ठीक है, देखिए ये मैंडेटरी नहीं होता OBC का रिजर्वेशन, वो राज्य अपना करती है। मैं आपको जब पंचायती राज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया राजनीतिक न्याय। ये हमने यहाँ तक इसको कर लिया। अब देखिए, अब 5 तरह की स्वतंत्रता है: विचार, अव्यक्त, धर्म, विश्वास और उपासना। विचार, अव्यक्त, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता है। उपासना की क्या है? स्वतंत्रता है। पहली बात तो ये देखना है, 5 तरीके की स्वतंत्रता कौन कौन सी? विचार, अव्यक्त, धर्म और विश्वास, धर्म, उपासना, धर्म, विश्वास और तो विचार। पहले विचार, देखिए विचार का मतलब ये, जो मैं आपको आर्टिकल 19 बताऊंगा, तो आपके पास अव्यक्त की स्वतंत्रता, आप जो सोच सकती हैं वो आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया विचार। लेकिन इसमें युक्त निर्बंधन है, युक्त निर्बंधन कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां से दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है। आप कुछ भी बोल नहीं सकते, आप अपनी भावनाओं से किसी को नहीं, अब सॉरी, इसका मतलब ये ना कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, ये स्वतंत्र है।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोल दें। आप किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते, आप किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते। युक्त निर्बंधन है, आप एक सीमा से बाहर नहीं बोल सकते, किसी भावनाओं को आहत नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया तो विचार, यहीं पे आ जाता है अभिव्यक्ति, वही बात ही है ये। विचार अभिव्यक्त कि मतलब आप जो भी बोले किसी को भी उससे दुख नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके खिलाफ फिर एक्शन हो जाएगा। उसके बाद ये विचार मतलब सोच रहे हैं ना, फिर उसको अभिव्यक्त करना। उसके बाद फिर धर्म, मतलब आप किसी भी धर्म के मानने के लिए, धर्म को मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, या आचरण करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आचरण करने के लिए स्वतंत्र है, आप पर कोई दबाव नहीं है। आप जिस भी धर्म के विचारों को, जिस भी धर्म को पालन करना चाहते हैं, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। अव्यक्त हो गया, धर्म हो गया। विश्वास, विश्वास का मतलब होता है आप अपने अंतर्मन से, ये भी इससे जुड़ा हुआ है, अपने अंतर्मन से किसी भी विचारधारा का पालन कर सकते हैं, विचारधारा का पालन कर सकते हैं, ठीक है। पालन कर सकते हैं। उसके बाद उपासना, उपासना, उपासना का मतलब भी यही है कि आप उपासना, देखिए उपासना क्या होती है, किसी के प्रति अपने प्रकट करना। उपासना ये उपवास से आया है। उपवास का मतलब क्या होता है, आत्मा के पास जाना, आत्मा की, अपनी आत्मा के करीब जाना, अपनी आत्मा के करीब जाना, ठीक है ना। तो आप अपनी आत्मा के अनुसार किसी भी धर्म की उपासना या उसका पालन करने के लिए आप स्वतंत्र है, करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये सब मिला जुला के वही है, विचार अव्यक्त, विचार अव्यक्ति, धर्म, और ठीक है, उसके बाद विश्वास व उपासना, उपासना, इन सब करने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसीलिए 5 तरीके की स्वतंत्रता है, तरीके की स्वतंत्रता दी गई है, दी गई। ये हो गया, ठीक है ना। अब हम आते हैं, हमारा क्या भी बचा है, हाँ ये देखिए, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यहाँ तक हम लोग आए। अब प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये देखना है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है। समता तो मैंने आपको बता दिया कि जब समान रूप से सभी को अवसर मिल सके, अधिकार, ठीक है। तो सबको अपनी प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सभी को समान रूप से अवसर दिया जाए, ये नहीं कि किसी को हम अधिक अवसर दे दें, किसी को कम। रिजर्वेशन है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन संविधान की जड़ में सभी को समान अवसर होंगे, विचार के लिए, कोई एग्जाम देने के लिए, कहीं आने जाने के लिए, सबको समान अवसर होंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं। अपवाद है वो हम बाद में करेंगे। प्रतिष्ठा मतलब सभी को सम्मान प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, ये नहीं कि किसी जाति धर्म के खिलाफ आप भेदभाव करें, किसी को ज्यादा प्रतिष्ठित करें, किसी को कम प्रतिष्ठित करें, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो उस अवसर की समता, ठीक। अब देखिए, ये हमने कर लिया, ये तो बहुत आसान था। प्रतिष्ठा तथा व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने के लिए, हाँ देखिए इसका मैं इसको यहाँ बता देते हैं कि कभी भी आप किसी की व्यक्ति की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, और साथ में ये बात ध्यान करेंगे कि कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे राष्ट्र की एकता पैदा हो, ठीक है।
आपस में भाईचारा बनाए रखेंगे, बंधुत्व बढ़ाए रखेंगे, एक दूसरे की बातों का सम्मान करेंगे, ठीक है। और फिर बाद में 3 शब्द यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। 3 शब्द 4 को संविधान सभा ने संविधान को, देखिए 3 शब्द है, तीनों लाइन से पूछे जाते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित, ठीक है ना। कौन कौन शब्द है? 3 शब्द बहुत जरूरी है। अंगीकृत करना, ठीक है, उसके बाद अधिनियमित और साथ में आत्मार्पित। मतलब हम देश के लोगों को ये संविधान सभा जो है ये अंग्रित करते हुए अधिनियमित करती है, अधिनियमित का एक तरह स्वीकार करना, और समर्पित करती है, आत्मार्पित करती है। तो अंगीकृत का मतलब होता है अपनाना इस संविधान सभा को। ये संविधान सभा आज संविधान की जो प्रस्तावना है उसको अंगीकृत करती है, स्वीकार करती है, अधिनियमित करती है, लोगों को समर्पित करती है, ठीक है ना। ये हो गया, भारत के लोगों को समर्पित करती है। तो एक बार फिर मैं पढ़ दे रहा हूँ।